नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 10 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तुर्की ने अपना पहला डिफेंस आयरन डोम तैयार कर लिया और साथ ही अमेरिका के मंसूबों पे कैसा पानी फिर रहा है और जेलेंस्की ने अमेरिका को क्या जवाब दे दिया। एक बहुत बड़ी खबर इसके बारे में आपको पता चलेगा। और वहीं आज गाजा को लेके इजराइल के ही लोग नेतन्याहू के ऊपर इस कदर टूट पड़े कि 10 घंटे तक नेतन्याहू अपने कमरे में खुद को बंद कर लेता है। साथ ही गाजा के कब्जे को लेकर कुछ बड़ी अपडेट निकल के सामने है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। वहीं भारत से जुड़ी कई ऐसी खबरें हैं जिन खबरों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका ताल्लुकात जरूर है। इस वजह से आज वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। एक भी खबर आप मिस मत कीजिएगा। खैर, इससे पहले कि अब खबरों को बताना शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं कमेंट करके जरूर बता दें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिलिस्तीन के हक में दुआ कर देते हैं। तो आप कमेंट जरूर कर दें। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं और सबसे पहली खबर मैं आपको गाजा की ही बताऊंगा। गाजा में इस समय आलम ऐसा है कि भूखमरी से तो लोग मर ही रहे हैं। भूखमरी आज सबसे बड़ा हथियार इजराइल बना के इस्तेमाल कर ही रहा, लेकिन इसके बावजूद अब गाजा को कब्जा करने का प्लान फाइनल स्टेज में जा चुका है। आज गाजा के बॉर्डर से कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई, जहां देखा गया कि इजराइल के जो टैंक थे, जो मरकवा टैंक है, वो तमाम चीजें बॉर्डर पे आके खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद अब बस इस बात का इंतजार है कि कब ऊपर से आदेश आए और कब गाजा को खाली करने के लिए ये लोग अंदर धड़धड़ा के घुस जाएं। लेकिन इससे पहले कि ये लोग अंदर घुस जाएं, इससे पहले कि आदेश पास हो जाए, कई सारी बड़ी अपडेट इजराइल के अंदर खुद हो गई। दरअसल इजराइल के जो लोकल सिविलियन है, अब उनको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा प्लान धीरे धीरे करके समझ में आ रहा। शुरुआत में लोकल सिविलियन को ये पट्टी इन्होंने पढ़ा रखी थी कि भाई साहब ऐसा है, हम तो बस बंधकों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लड़ने का मतलब ही बस इतना है कि हम बंधकों को आज़ाद करवा दें। पब्लिक ने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, आप करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद जय नेतन्याहू चिल्लाया, ये तमाम नारे लगाए। इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बाद में कहा कि बंधकों को हमास छोड़ नहीं रहा, अभी लड़ाई और चलेगी। इन लोगों ने कहा कि भाई चलो ठीक है और लड़ लो। अब लेकिन जब ये चीज़ निकल के सामने आई कि हमास सीज फायर करना चाहता है, हमास नेगोशिएशन करना चाहता है, हमास बातचीत करना चाहता है, लेकिन इजराइल है कि उसको गाजा कब्जा करना है, इजराइल है कि उसको हमास को जड़ से ख़त्म करना है, तो ये तमाम चीज़ें इजराइल के लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाती हैं कि इसका प्लान तो कुछ और ही था, ये तो अपनी जनता को मूर्ख बना रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि आज हजारों लाखों की तादाद में जो इजरायली थी खुद सड़कों पे आ गए, और खासकर वो लोग जिनके घर के लोग कब्जे में हैं, जिनके घर के लोग बंधक बना दिए गए हैं, उनके परिवार वाले अपने पूरे रिश्तेदारों समेत अपने गांव के साथ, अपने शहर के साथ, अपने मोहल्ले के साथ सड़कों पे उतर के पहुंच जाते हैं तेल अवीव। और तेल अवीव में पहुंचने के बाद ऐसा प्रोटेस्ट करते हैं कि जहां पे नेतन्याहू रह रहा था, प्रोटेस्ट का शोर इतना था कि जो नॉइस कैंसिलेशन दरवाजे लगे थे वो दरवाजे तक काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद नेतन्याहू 10 घंटे के लिए अपने घर के कमरे में छुप जाता है। अपनी ही पब्लिक को नेतन्याहू फेस नहीं कर पाता। उसके बाद जैसे तैसे करके ये भीड़ वहाँ से हटाई जाती है। अब जैसे तैसे करके का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना फोर्सफुली हटाया गया होगा। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, और इनको जैसे हमारे देश में आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो फौरन पाकिस्तानी घोषित कर दिए जाते हैं, सेम यहाँ पे इनको हमास का सपोर्टर घोषित कर दिया गया, उसके बाद इनको भगा दिया गया। बहरहाल आज इजराइल की आवाम के बीच एक गजब की नाराजगी देखने को मिली। पहली बार इजराइल के लोग वही बोल रहे हैं जो गाजा के लोग बोल रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि इजराइल के लोग अब खुद अपनी सरकार से तंग आके सीज फायर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू की सरकार इस कदर जिद्दी बन चुकी है कि लगता है वो अपनी आवाम की भी नहीं सुनेगी, क्योंकि उसका जो मकसद है अरब कंट्रीज के साथ मिलके और साथ ही अमेरिका के साथ मिलके, उस मकसद के पीछे ये बंदा कुछ भी कर सकता है। खैर, इसके बाद अब फाइनली जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी उसको अभी तक हॉल्ट पे रखा गया है। पूरी दुनिया क्रिटिसाइज कर ही रही है, लेकिन अब एक अहम फैसला फिर होगा कि ये जो प्लान इजराइल ने बनाया है इसको सच में अमली जामा पहनाया जाएगा या नहीं। यहाँ पे एक टर्निंग मोमेंट होगा, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप शौक में हो जाएंगे, क्योंकि ये खबर साल 2018 से लेकर 2025 के बीच तुर्की के बड़े प्लान की है। तुर्की ने अपना पहला स्टील डोम बनाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टील डोम जो है ये तुर्की ने अपने दम पे बनाया है। बाकायदा इसमें नेटवर्क, रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आयरन डोम को जब बनाया गया तो इस आयरन डोम में साइपर मिसाइल को डाला गया। साइपर मिसाइल तुर्की की बेहद खतरनाक मिसाइल है, और इसके बाद
इसकी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है वो के बैंड पे आधारित है। जो साइंस और टेक्नोलॉजी को समझते हैं वो जानेंगे कि के बैंड क्या होता है। के बैंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो किसी भी चीज़ से टकरा के फौरन वापस आती है, और जब वापस आती है तो फौरन जो आयरन डोम है उसको पता चल जाता है कि कोई चीज़ एक्टिव मोड में है। और ये फ्रिक्वेंसी जब डाली गई तो इस फ्रिक्वेंसी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि 150 किलोमीटर दूर तक अगर कोई भी निशाना लगाना हो तो काफ़ी सटीकता के साथ ये आयरन डोम निशाना लगा लेगा। और इस प्रोजेक्ट पे काम तुर्की साल 2018 से कर रहा था, 2025 में बनके तैयार हो गया, इसकी पहली टेस्टिंग हो गई। लेकिन आप सोच के देखिए कि वही तुर्की जो अपने लिए इतने बड़े बड़े चीज़ों को बना लेता है, जब गाज़ा की बात आती है तो बस क्रिटिसाइज करता है, जब गाज़ा की बात आती है तो भाग के यूएन जाता है, और यूएन जाने के बाद कहता है कि गाज़ा को आप लोग बचाओ। वो तुर्की जिसके पास अपना स्टील डोम है, वो तुर्की जिसके स्टील डोम की मारने की क्षमता 150 किलोमीटर है, वही तुर्की अपने बगल में हो रहे इतने बड़े कांड को नहीं रोकता। वही तुर्की जाता है और कहता है कि आप देख लीजिए बगल में मेरे कुछ गड़बड़ी हो रही है। वही तुर्की जो पाकिस्तान को अपने ड्रोन दे देता है लेकिन गाज़ा के लिए उसके ड्रोन नहीं निकलते। ये इनकी सच्चाई है, और इसी वजह से मैंने आज ये आपको न्यूज़ बताई। और सबसे ताजुब की बात आप सोचिए कि ऐसा नहीं कि आयरन डोम इन्होंने हाल फिलहाल में 2018 से इस पे लगे थे। इनको पता था कि पड़ोसियों से खतरा होगा, लेकिन इसके बावजूद गाज़ा के लिए इनकी आंखों में एक कतरा आंसू नहीं है, बस दिखावटी की राजनीति। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर अमेरिका के मुंह पे तमाचे की आपको बताऊंगा। और ये खबर जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप भी आज हंसेंगे, खिलखिला के हंसेंगे। पहली बार क्या हुआ कि इन्होंने भारत पे टैरिफ लगाया। लगाने के बाद इन्होंने स्पेन पे कहा कि तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ। मैंने ये खबर आपको बताई थी, बस एक बार थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा कि स्पेन का जो रक्षा बजट है वो 2% है उनकी इकोनॉमी का। अमेरिका ने कहा यार इसको बढ़ाओ, 5% करो। स्पेन ने कहा कि भाई 5% क्यों करें, हम अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं। अब इस पर क्या हुआ कि अमेरिका ने कहा अरे तुमने हमारी बात टाल दी, ये लो तुम्हारे ऊपर हमने टैरिफ लगा दिया। स्पेन शांत हो गया। उसके बाद एक देश आता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पे जब इन्होंने कहा कि तुम अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, स्विट्जरलैंड ने कहा कि भाई हम क्यों बढ़ाएं। जैसे ये बात ये सुनते हैं इनकी बेइज्जती होती है, कहते लो तुम्हारे पर 39% टैरिफ। इसके बाद आज इनकी बड़ी अजीबोगरीब कहानी हुई। स्पेन ने और स्विट्जरलैंड ने और भारत ने एक साथ मिलकर इनके F-35 जो फाइटर जेट है उनके खरीदने के प्लान को कैंसिल कर दिया। टोटल इनको लगभग 50,000 करोड़ का घाटा लगा, 50,000 करोड़ का। अब यहाँ पे सोने में सुहागा वाली खबर आप सुनिए। इनका एक फाइटर जेट F-35 जिसको ये पूरी दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे जाबाज जहाज के तौर पे बेचने की कोशिश करते हैं, उसकी कहानी आप जानिए कि एक तो भारत में आके खड़ा है। ये आप जानते हैं कि भारत में पिछले कई दिनों से ऐसे खुले में बरसात में सड़ रहा, एक कबर तक उस पर नहीं है। दूसरा आप सुनिए, आज इनका F-35 जो है जापान के ऊपर उड़ रहा था, अचानक से उसमें क्या हो गया कि उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग वहाँ के कागोशिमा एयरपोर्ट पे करवानी पड़ी। अब जब F-35 जैसे फाइटर जेट की लैंडिंग इमरजेंसी के तौर पे होने लगे तो पूरी दुनिया इस खबर को देखती है। अब क्या हुआ कि अब इनके जो और कस्टमर थे F-35 के, वो भी इनसे छीन लिए गए। एक गलती इमरजेंसी लैंडिंग वाली, एक तो अभी चंद दिन पहले भारत में हुई, इन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। अब इधर जब जापान में हो गई, आज अभी 4 घंटे पहले हुई है, 1-2 दिन में आपको न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पता चलेगा, तब पूरी दुनिया इनसे पूछ रही कि भाई तुम्हारा जहाज सच में सही भी है कि बस फेंकते ही हो। अब इनको कम से कम 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, कम से कम 1 लाख करोड़ का। और ये बात आप मेरी लिख के लीजिए, ट्रंप की बड़बोलेपन ने आज अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। हाँ, बहुत पैसा अमेरिका के पास, 2, 4, 10, 15 साल ये लोग सरवाइव करेंगे, लेकिन अगर ऐसे ही 2, 4 साल ये रह गया बंदा, बेच जाएगा अमेरिका को। ये बात आप लिख लीजिए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर निकल के सामने आ रही रशिया और यूक्रेन की वार से। रशिया और यूक्रेन को एक करने के लिए और अपना नोबेल पीस प्राइज लेने के लिए ट्रंप भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, रशिया से बातचीत करते हैं। अलास्का में जाके मीटिंग होगी 15 अगस्त को, इसके बारे में आपको पता होगा। लेकिन इसी बीच 2 बड़ी खबर आ गई, और यहीं से पता चला कि जेलेंस्की ने ट्रंप के अरमानों पे, हाँ आप समझ लीजिए क्या हुआ कि पहला काम ट्रंप ने एक ऑफर दिया और कहा कि जो ज़मीन है वो ज़मीन दोनों लोग बांट लो, लड़ाई झगड़ा बंद करो, जिस ज़मीन को लेकर पूरा विवाद चल रहा है। जेलेंस्की ने रशिया से पहले ही कह दिया कि भाई ऐसा है, रशिया माने तो माने, हम एग्री नहीं है। रशिया चाहे जितना एग्री हो जाए, हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा नहीं देंगे रशिया को। अब जेलेंस्की ने जैसे ये बात बोली, रशिया थोड़ी सी नाराज़गी जताता। इसी के बाद आज यूक्रेन ने रशिया के गैस रिफाइनरी पे बड़ा हमला किया है, बड़ा हमला किया। अभी चंद घंटे पहले ये हमला हुआ है। अब आप सोच के देखिए कि 15 तारीख को बातचीत करेंगे ट्रंप, और इधर आज 10 तारीख है और 10 तारीख को इतना बड़ा हमला हो गया। अब इस हमले के बाद जाहिर सी बात है कि पुतिन कोई भी सीज फायर की बात नहीं करेंगे। ट्रंप की इज्जत थू थू हो गई,
और अब रशिया पलट के जेलेंस्की को मारेगा। ये चीज़ आप लिखित ले लीजिए। और ये जो पीस प्राइज के चक्कर में हर जगह हाथ मिलवाते फिर रहे, अरे तुम भी मिला लो, तुम भी मिला लो, एक मेरा नॉमिनेशन कर दो यार, तुम कह दो ना मुझे दे दें। ये जो इनकी बंदरों वाली हरकत है, ये बस पूरी दुनिया में जलील होंगे। खैर, जलील होने से याद आया, आपको तुर्की की एक और घटिया पंथी बताता हूँ। एक कॉरिडोर बनना है और इस कॉरिडोर का जो पहला शब्द है वो है ट्रंप कॉरिडोर। अब ट्रंप कॉरिडोर का मतलब है कि इस कॉरिडोर को ट्रंप बनवाएंगे। कहाँ? अजरबैजान और आर्मीनिया के बॉर्डर पे दोनों देशों के बीच लड़ाई थी, उसके बाद समझौता कराया, उसके बाद कहा कि दोनों एक कॉरिडोर बनाओ। ये खबर आपने सुनी भी थी, मैंने खुद 3 बार बताई है। अब इसमें नया आप लूप होल सुनिए। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हम बनाने नहीं देंगे, अगर कोई बनाने आता है तो उसके लिए मौत के दरवाजे खोल देंगे, जहन्नम पहुंचाएंगे। ईरान की ये धमकी है। इसी बीच तुर्की ने क्या किया? आप तुर्की की घटियापंथी देखिए। तुर्की ने सहमति जता दी, स्वागत कर दिया और कहा कि हम स्वागत करते हैं ट्रंप के इस फैसले का और अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच वो ट्रंप कॉरिडोर बनना चाहिए। तो ईरान के सीधा खिलाफ जाके तुर्की खड़ा हो गया, सीधा खिलाफ। एक तरफ ईरान कह रहा कि नहीं बनना चाहिए, हमारे बॉर्डर पे बनेगा, ट्रंप के नाम का हमको बर्दाश्त नहीं है, मार के उड़ा देंगे उसको। इधर तुर्की कह रहा कि नहीं यार बनना चाहिए, बहुत अच्छा फैसला है, बना दो। तो तुर्की की आदत रही है सबसे पहले गद्दार कौम होने की। क्या जरूरत थी? तुम खामोश ही हो जाते। लेकिन ये भाई साहब स्वागत करने चले गए, ये फौरन स्वागत करने चले गए। इनको पता नहीं कौन सा लड्डू मिल रहा था कि ताली बजाने लगे, देखो ट्रंप ने कर दिया, ट्रंप ने कर दिया। भाई तुम्हारे सर में क्यों दर्द हो रहा? इधर ईरान पूरा भड़का हुआ है कि हम नहीं बनाने देंगे, लेकिन तुर्की को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं बनाओ बनाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और इसी चक्कर में पूरी दुनिया में इनकी कहीं इज्जत नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इजराइल से कि इजराइल ने लगभग 2.5 लाख के करीब सैनिकों को फिर से भर्ती करने के लिए एक स्कीम चलाई है। इस भर्ती की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा कारण यह है, बहुत कम लोग जानते हैं कि इस समय इजराइल की सेना इजराइल की सरकार के ऊपर भड़क गई है। इजराइल की सेना को अब कहीं न कहीं ये लग रहा है कि अब नेतन्याहू को चले जाना चाहिए। नेतन्याहू के बेटे ने तो सीधा सीधा ट्वीट करके बताया था कि जो अभी आर्मी है वो सत्ता पलट करना चाहती है। अब इसी चीज से डर के नेतन्याहू ने 2.5 लाख लोगों को फिर से भर्ती कर लिया है और ये स्कीम चलाई कि 2.5 लाख लोग जब ट्रेंड हो जाएंगे तब हम लोग गाजा पे कब्जा करेंगे। ये खबर तो मैं आपको बताना ही भूल गया। 2.5 लाख लोग फिर से भर्ती किए जा रहे हैं, बाकायदा उनकी ट्रेनिंग की जाएगी, तब गाजा पे कब्जा करने का जो प्लान है वो आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि पुराने जो सैनिक हैं, पुराने जो इनके सेनापति आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर अब नेतन्याहू को भरोसा नहीं है। नेतन्याहू के बेटे का साफ कहना है कि ये लोग सत्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर ये लोग मौका पाएंगे तो नेतन्याहू को निपटा भी देंगे। ये चल रहा है इस समय इजराइल के अंदर। खैर, अब कुछ भारत की खबरें भी आपको बता देता हूं। भारत की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि भारत को एक ऐसा इंजीनियरिंग जीप कहें, ट्रक कहें, जो भी कहें, मिल गया, जिसके बाद अब भारत के सैनिकों की जिंदगी महफूज रहेगी। और बड़ी अच्छी खबर है कि भारत ने यम के सेकंड एक ऐसी इंजीनियरिंग डिवाइस है जो बारूद लगी सुरंगों को पकड़ेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। काफिला चलता है, चाहे नक्सली हो चाहे आतंकवादी हो, लोग सुरंग बना देते हैं, नीचे बारूद लगा देते हैं। जब गाड़ी का वजन पड़ता है तो ये बारूद से भरी सुरंग बैठ जाती है, उसके बाद बारूद फट जाता है, सैनिकों की सिपाहियों की जान चली जाती है। लेकिन अब जो यम के सेकंड है, ये ऐसे बारूद की सुरंगों को पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा काफिला पहुंचने से पहले। तो ये सैनिकों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। खैर, सैनिकों के लिए कुछ अच्छी खबर है तो देश के लिए भी कुछ बुरी खबर, वो भी आप सुन लीजिए। सबसे पहली खबर आप हरियाणा की सुनिए कि हरियाणा में भूकंप के झटके देखने को मिले। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि कई लोग बैठे बैठे हिल गए, पानी जो था वो हिलने लगा, मकान कांपने लगा और उसके बाद लोगों में भगदड़ का माहौल था। और साथ ही अब कुछ और खबरें आपको बताता हूं जो आपको सच में सुननी चाहिए और जो मैंने कहा था कि ये खबरें आपके लिए अहम है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इजराइल फिलिस्तीन की खबर बताते बताते अपने देश के बारे में बता दें। क्योंकि इन लोगों को डर होता है कि कहीं हम योगी के खिलाफ बोल दें, कहीं हम मोदी जी के खिलाफ बोल दें, हमारे ऊपर कुछ कार्रवाई ना हो जाए। अरे छोड़ो यार पत्रकारिता, अगर तुम्हें कार्रवाई का डर है तो। खैर, आप खबर सुनिए। भारत में सबसे बड़ा इस समय जो मुद्दा है वो फर्जी वोट का है। कभी बीजेपी खुद कहती थी कि ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को घुसपैठिया बना रखा है, कांग्रेस ने दिल्ली में बैठा रखा है, लेकिन जब ये लोग पकड़े जा रहे हैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। दरअसल हुआ क्या है कि ये लोग फर्जी वोट के मामले में फंसते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी ने सबसे पहले बताया था कि कम से कम 40,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें 8-10 के करीब लोग हैं। एक परिवार में 8-10 तो 40 में आप जोड़ लीजिए तो 5 लाख के करीब फर्जी वोट ऐसे हैं जिनका असल में कोई ठिकाना ही नहीं। ये पूरा एड्रेस फर्जी था, पूरी लोकेशन फर्जी थी और उसमें जो नाम रजिस्टर्ड है वो सब फर्जी थे। उसके बाद एक शख्स जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फर्रुखाबाद में उसने 8 बार बीजेपी को फर्जी वोट दिया था, उसका वीडियो भी रिलीज हुआ। ये तमाम चीजें छोटे पैमाने पे चल ही रही थी। लेकिन अब सबसे ताजुब की खबर सुनिए कि बिहार के जो डिप्टी सीएम है
उनके खुद 2 वोटर आईडी है, 2 जगहों से वोट दे सकते हैं वो। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास 2 जगहों की फर्जी आईडी है, एक असली है तो एक फर्जी है, ये वाली असली थी, ये वाली फर्जी है। अब अगर आप सोचिए कि डिप्टी सीएम के पास 2 वोटर आईडी है, एक रेपुटेड पद पे जो बैठा है, तो वहां की जो लोकल जनता होगी उसको कितने फर्जी वोट देने का मौका मिल सकता है, आप खुद सोच के देखिए, आप खुद सोच के देखिए। ये हमारे देश की असली तस्वीर इस समय निकल रही है। पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि भारत के अंदर अब ऐसा माहौल है कि 2-2, 3-3 फर्जी वोट पड़ रहे हैं, 5-5 लाख फर्जी वोट बनाए गए हैं। एक आदमी बीजेपी को 8-8 बार वोट देके उसका वीडियो बनाता है, वीडियो सोशल मीडिया पे रिलीज करता है, और उसके बावजूद भी बीजेपी खुद कहती है कि कांग्रेस वालों ने, ममता बनर्जी ने फर्जी वोट डाला है। तो मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सेम सिचुएशन है। खैर, अब एक खबर आपको यूपी की बता देता हूँ। ये खबर आप पहले भी मेरे मुंह से सुन चुके हैं, लेकिन इस खबर में कुछ और कहानियां आ गई। अनुज चौधरी, सीओ अनुज चौधरी, अगर आप ये कह के नाम लेते थे, भूल जाइए। अब आपको इन्हें एसीपी कहना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एडिशनल एसपी बन चुके हैं, यानी कप्तान साहब। हुआ क्या कि ये पहले खेल कोटे से आए, आने के बाद इन्होंने सीओ का पद संभाला, उसके बाद धीरे धीरे इनकी तरक्की हुई। उसके बाद तरक्की के नाम पे इन्होंने संभल में क्या कुछ किया वो आप जानते ही हैं। योगी सरकार की लिस्ट में आ गए। योगी सरकार ने कहा कि भाई इनको तरक्की दी जाए, और पहली बार ऐसा हुआ कि कोई खेल कोटे से आए और आने के बाद उसको एएसपी बना दिया जाए। तो आप इनको बधाइयां दीजिए, क्योंकि संभल में इन्होंने जो काम किया था वो बधाई के पात्र है। आप सोच के देखिए, एक शख्स जो सीईओ थे, जिनके ऊपर मानवाधिकार के मुकदमे चल रहे हों, जिनके ऊपर ये चार्ज लगे हों, जिनके ऊपर ये आरोप लगे हों कि इन्होंने वर्दी का सम्मान नहीं किया, इन्होंने वर्दी के कोड को फॉलो तक नहीं किया, इन्होंने एक धर्म के विरुद्ध जाके जानबूझ के कार्रवाई की। इनके सीईओ रहते 4-4, 5-5 लोगों की हत्या हो जाती है, पुलिस पे आक्षेप लगता है, लाठीचार्ज होता है, पत्थर चलते हैं, और इसी के चंद महीने बाद ही इनको एसीपी बना दिया जाता है। तो कितनी अच्छी बात है, आप सोच के देखिए। आने वाले टाइम में जिसकी सरकार रहेगी, पुलिस जानबूझ के उसके इशारों पे काम करेगी, पुलिस जानबूझ के वैसा काम करेगी कि भाई हम इनके कहने पे इनको मारेंगे तो 4 दिन में हम भी एसीपी बना दिए जाएंगे। भाई तरक्की, शोहरत, पैसा कौन नहीं चाहता। ये जीता जागता एग्जाम्पल है कि अगर इनको एसीपी बना दिया गया तो भाई सबको बनाया जाएगा। आप भी कुछ ऐसा करें, सरकार को खुश करें, मार दें 5-6 को, बन जाएंगे आप भी। कम से कम घर पे बैठे हैं, सिपाही दरोगा तो बन ही जाएंगे। कहावत है भाई, सैया भाई कोतवाल तो काहे का डर। सेम सिचुएशन यहाँ पे चल रही। खैर क्या ही कहा जाए। तो इस समय गजा की फिर से अपडेट एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ कि गजा को कब्जा करने के लिए इजराइल ने 2.5 लाख सैनिकों को फिर से भर्ती किया है। कब्जा होने के बीच दुनिया की वही क्रिटिसिज्म है, बाकी पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो सच में धमकी दे दे। तुर्की लगातार ईरान के खिलाफ जाके काम कर रहा। ईरान की सत्ता को उसने सीरिया में भी चैलेंज किया, वहाँ मामला धीरे धीरे सुलट गया, लेकिन यहाँ पे ईरान के अपने बॉर्डर में जाके तुर्की कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जिससे शायद अब ये मामला ना सुलझ पाए। तो क्या ईरान तुर्की पे बड़ा एक्शन लेगा, ये एक अहम खबर है। और साथ ही तुर्की ने अपना स्टील डोम बनाया, लेकिन गजा के लिए ठेंगा दिखाया। तो आप समझ सकते हैं कि तुर्की का क्या वजूद है। गजा के लोगों के लिए ज़िंदगी मौत से दूभर थी, है, और शायद अभी कई सालों तक रहेगी। और ये बात सुनने में आपको तकलीफ भले ही दे, लेकिन ये बात एक कड़वा सच है। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला की हिफाजत।